नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे देखते हुए दुनिया भर की एयरलाइंस जो इजराइल से संबंधित हैं उन्होंने या तो अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं या फिर भविष्य को लेकर के अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी हैं। बहुत सारी तरह से लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ तस्वीरें शायद फेक हैं या सच हैं, नहीं पता, कि लोग एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं। क्या हो रहा है, क्या चर्चा है, सारी चर्चा आज के सेशन में, क्योंकि खबर है कि इजराइल पर ईरान अगले 72 घंटे में अटैक कर सकता है। अब ये 72 घंटे आज से लागू होते हैं या फिर 31 तारीख से लागू हो चुके हैं, इस बारे में किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस आवर्स चल रहे हैं 72, और 72 आवर्स के पीछे का इतिहास ये है कि जब पिछली बार 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी में ईरान के कॉन्सुलेट पर बम धमाका किया था, उसके बाद से इजराइल पर ईरान ने 72 घंटे में ही रिएक्शन दिया था। अब ये 72 घंटे कब से काउंट किए जाएंगे? हानिये के जनाजे के सुपुर्द खाक होने के बाद से या फिर हमले के बाद से? ये चर्चा का विषय है साथियों। फिलहाल ये सारी की सारी स्थितियां कहां से बनी? तो आंसर है कि हानिये, जो कि फिलिस्तीन का टॉप पॉलिटिकल लीडर फिलिस्तीन द्वारा और फिलिस्तीन समर्थकों के द्वारा बताया जाता है, या वो हानिये जिसे इजराइल और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड एक आतंकवादी मानता है। इस हानिये का हाल ही में ईरान के अंदर असैसिनेशन हुआ, उसे बम से उड़ा दिया गया और उसके बाद में उसके मृत शरीर को कतर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल ये पूरा की पूरा मिडिल ईस्ट अपने आप में एक युद्ध का स्थल बन चुका है। यहां पर इजराइल के साथ में लेबनान, साथ में सीरिया, इधर की तरफ से ईरान, यहां पर यमन, ये सारे वो देश हैं, बीच में कतर, ये वो सब देश हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होकर के इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता देख रहा है। शायद किसी ने सही कहा है कि अगर पैसा गलत हाथों में आ जाए तो अशांति लेकर आता है, और मिडिल ईस्ट लंबे समय से इसी कारण से आज तक युद्ध का ही और अशांति का ही क्षेत्र बना हुआ है। शायद ये वो काबिल लोग नहीं थे जो पैसे को पचा पाते, और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में सब तरह से अपने अपने हक की लड़ाई, कोई किसी के लिए नहीं अपितु अपन में से कौन सही, बस इसकी लड़ाई लड़ रहा है। खैर, बड़ा जियोपॉलिटिक्स है, हम इसे आसान रूप से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमने आपको आज से 3 दिन पहले 2 सेशंस शेयर किए थे जिसमें यह बताया था कि इजराइल ने किस तरह से ईरान में घुसकर हानिये को मारा। हालांकि ये जो हम आपको कह रहे थे ये हमारा सोचना था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी सोचना था, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें आने लगी और उन खबरों में यह आने लगा कि इजराइल केवल हानिये को ही नहीं, हानिये के साथ साथ हमास के भी कई लीडर्स को साथ साथ मार रहा है। और तो और यहां पर एक बात और निकल के आई इसी खबर के साथ कि इजराइल ने इसको मारने का आखिरी मोमेंट पे प्लान नहीं किया है, इसकी मारने की प्लानिंग वो 2 महीने पहले ही कर चुका था। और इंटरेस्टिंग खबर कल मार्केट में ये तैरने लगी कि इसको मारने में इजरायली मोसाद ने एक इंडियन एजेंट की मदद ली थी। कोई भारतीय एजेंट था, उस एजेंट ने इजरायली खुफिया एजेंसी की मदद की थी ताकि हानिये को ईरान में मारा जा सके। कई तरह की जो न्यूज़ चलने लगी उनमें सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही थी कि इजराइल ने मारा है, लेकिन मारा कैसे, अब इसकी चर्चाएं चल रही थी। खैर, इस पूरे मारधाड़ के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये खबरें आने लगी कि एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। इसमें एयर इंडिया का नाम भी आया और इंडिया की एम्बेसी जो वहां इजराइल में है उनकी तरफ से भी नेशनल्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई। एयर इंडिया ने साफ कल कहा कि भैया जो भी जा रहा है अपनी यात्रा रोक दे, हम अपनी फ्लाइट रोक रहे हैं। इसका मतलब ये तो सच है कि इजराइल इस समय अगेन वॉर के अंदर एंट्री कर रहा है, और यह वॉर संभवतः 1967 की उस वॉर से भीषण होगी जिस समय इजराइल पर उसके पड़ोसी बहुत सारे मुस्लिम देशों ने एक साथ अटैक किया था। हो सकता है कि इजराइल किसी ऐसी दुर्घटना को देखने वाला हो जिसमें ईरान, इराक, यमन, सीरिया, लेबनान, इधर से हमास और ये क्या बोलते हैं गाजा पट्टी, यहां से एक साथ मिलकर के इन पर हमला किया जाए, और ये बहुत ही भीषण स्थिति को जन्म दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में है, अखबारों में है कि फ्लाइट्स रद्द कर दी जा रही हैं, और ईरान ने अपनी तरफ से साफ साफ ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि यह इजराइल का काम है। और इसी ब्लेम में टर्किश मीडिया बाहर आती है और वो कहने लगती है कि इसको मरवाने में भारतीय एजेंट का हाथ है जिसके द्वारा मरवाया गया, या फिर इजराइल ने शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा।
कल की समाचारों के अंदर भारत के द्वारा मारा गया, यह खबर हेडलाइन होने लगी कि इंडिया और इजराइल का एक जॉइंट मोसाद एजेंट था। मोसाद बोले तो इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसका नाम था अमित नाकेश। अमित नाकेश ही इस असैसिनेशन के पीछे है जिसने हानिए को मारा है। हालांकि जब यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी, बाद में इससे टर्की की बहुत बेइज्जती हुई। सारी बातें आपको बताएंगे और इस बात में लोगों को इंटरेस्ट भी इसलिए आने लगा क्योंकि जिस तरह से हाल ही में भारत की तरफ से निज्जर की हत्या और पन्नू को मारने की प्लानिंग सुर्खियों में आने लगी थी, तो दुनिया को यह विश्वास होने लगा कि इंडिया अब कुछ भी कहीं पर भी कर सकता है। तो हो सकता है कि हानिए का सपोर्ट इंडिया ने किया हो, क्योंकि इंडिया और मतलब हानिए को मारने में इजराइल का सपोर्ट इंडिया ने किया हो, क्योंकि इंडिया और ईरान के अच्छे संबंध हैं और हो सकता है कि ईरानी कोई कर्नल जो है वो वहां पर रहा हो। इस तरह की न्यूज़ ने खूब जगह ली। खूब जगह की शुरुआत कहां से हुई, कैसे स्थिति बनी, मैं सारी बातें बताता हूं। देखो हुआ क्या, कल के दिन मतलब कुछ दिनों पहले जब ये बात पता चली थी कि फिलिस्तीन का ये जो टॉप कमांडर था या फिर टॉप पॉलिटिकल लीडर था हानिए, जब मारा गया तो मारे जाने के बाद में खबरें आने लगी कि साहब इसको मारने के बाद में इसको कहां दफन करेंगे, इसे ईरान में दफन करेंगे, कतर में करेंगे या फिलिस्तीन ले जाएंगे। फिलिस्तीन तो यह आदमी गया ही नहीं था, यानी गाजा पट्टी तो ये गया ही नहीं था। तो ये क्या था, कतर में ही अपना घर बना के रहता था। इसने ईरान में भी अपना एक घर बनाया हुआ था, तो कतर के जगह पर इसको लाया गया और वहां ला करके इसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और इसके लिए बड़ी संख्या में कतर के अंदर लोग इकट्ठे हुए और उसमें बहुत सारे लोग फिलिस्तीनी नेता थे जो इसके समर्थन में यहां पर एकत्रित हुए। यहां की राजधानी जो है वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी गई और तुर्की ने इसके सम्मान में अपने देश के झंडे को आधा झुकाया। पाकिस्तान में भी शोक मनाया गया। इसके साथ साथ ऐसी तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें कि हानिए की जो शव यात्रा है उसमें हजारों की संख्या में लोग कतर के अंदर देखे गए। जहां जहां पर भी इनके समर्थक थे, सिंपैथाइजर थे, वो अपनी तरह से दुख मना रहे थे। यहां पर आप खैमनेई को देख सकते हैं, खैमनेई को अदर लीडर्स के साथ ईरान में खूब इसका दर्द मनाया गया, दुख मनाया गया। जहां जहां कंडोलेंसेस दी जा सकती थी कि ये अपने आप में एक नेता की हत्या है, किसी आतंकी की हत्या नहीं है, इस तरह से फिलिस्तीन के जो समर्थक राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन्होंने हानिए के समर्थन में पोस्टर, तस्वीरें सब लगाई। इसमें तुर्की कुछ आगे निकल गया। तुर्की असल में इन दिनों क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी दुनिया को गल्फ की दो ही देश दिखाई पड़ते हैं, एक का नाम सऊदी है और एक का नाम ईरान है। ईरान का इन दिनों शिया जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट जितना भी है वो उसको दुनिया भर में एक अपने आप में इंटरेस्टिंग आदमी बना दिया है। मतलब दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि ईरान में वो कुव्वत है कि वो पंगा ले सकता है। वो इधर हमास को, इधर की तरफ हूतियों को, इधर हिजबुल्लाह को, इन सभी को ईरान के पास इतना धन है, ईरान के पास इतना पैसा है, इतनी मिसाइल है कि वो इनको सपोर्ट कर सकता है। ये बात तुर्की को बहुत बुरी लगती है। और बुरी क्यों लगती है, इसके पीछे इनकी ऐतिहासिकता है। एक जमाने पर फिलिस्तीन पर, इजराइल पर, सीरिया पर, लेबनान पर, इन सब पर तुर्की का कब्जा हुआ करता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर यह पूरा क्षेत्र तुर्की का हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को हराया, या फिर यह कहिए कि जो ग्रीको रोमन एम्पायर है उसने ऑटोमन को हराया, तो उस समय तुर्की की क्रेडिट मार्केट में खत्म हो गई। और जब मार्केट में इसकी क्रेडिट खत्म हुई तो तुर्की के अंदर बीच बीच में वो चीज निकल आती है फिर से कि एक समय हम हुआ करते थे, अब ये नया देश कौन निकल आया। इस चक्कर में तुर्की बीच में पहुंच जाता है। तुर्की का कोई लेना देना नहीं था इस पूरी कहानी में, लेकिन ये बीच में पहुंच जाता है कि ईरान में आदमी मरा है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, चलो हम झंडा झुकाएंगे। इसने मतलब उनको यह सम्मान दे दिया हानिए को कि साहब हानिए हमारा लीडर था, हम उसकी मौत पर शोक मनाते हैं। शोक की तस्वीरें देखिए। अब आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, ये हागिया सफिया चर्च दिखाई दे रही है जो अब इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दी है। इसके सामने देखो कितने लोग तुर्की में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हानिए के समर्थन में और फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की के अंदर इकट्ठे हुए लोग हैं और जो अपना समर्थन दिखा रहे हैं कि हानिए को मारकर इजराइल ने अच्छा नहीं किया। और तो और एक कदम और आगे निकले। आप ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से तुर्की के अंदर जबरदस्त समर्थन दिखाया गया। हालत तो ये हुई कि तुर्की की जो इजराइल में एम्बेसी है ना, उसका भी झंडा आधा झुका दिया गया। जब इसका आधा झंडा झुका दिया गया, इजराइल इस बात पर नाराज हो गया।
तुर्की के एम्बेसडर को बुलाया और कहा कि सुनो भाई, ये झंडा झुकाने वगैरह का जो शौक है ना, ये अपने देश में जाके मना के वापस चले आओ, हमारे देश में नहीं मनाना है। हमारे लिए हानिए आतंकवादी था जिसने हमारे सैकड़ों लोगों की जान ली थी। ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें ये झंडा झुकाने का, रुदन मचाने का अनुभव लेना है, अपने देश जाओ, यहां नहीं मचाओगे। कोई बात नहीं साहब। इजराइल ने अपनी तरफ से इनको बढ़िया से धमकाया, बढ़िया ट्वीट वगैरह इसके वायरल हुए कि इजराइल ने ईरान को धमका दिया है। अब इस बीच में क्या होता है, टर्की इसमें एक कदम और आगे निकल जाता है, क्योंकि वो इस क्रेडिट की लड़ाई में लगा है कि कोई तो मुझे बड़ा मान लो। टर्की बार बार बीच में आकर के इसलिए बैठता है, अरे कोई तो बड़ा मान लो, मैं बड़ा देश हुआ करता था। अभी क्या हुआ कि टर्की में हानिए के समर्थन में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डलनी शुरू हुई। लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करने शुरू किए। अब जब शुरू करना शुरू किए तो इंस्टाग्राम ने उन पोस्ट को दबा दिया, या फिर कहिए कि उन पर बैन लगा दिया। अब इंस्टाग्राम है किसका? इंस्टाग्राम तो है अमेरिकियों का। अमेरिका और इजराइल तो एक ही है, इजराइल तो एक्सटेंडेड अमेरिका है। तो ऐसी स्थिति में उन पोस्ट को दबा दिया गया। टर्की को जब यह पता चला कि हमारी जो पोस्ट हैं, जो हम डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उनको यह दबा रहा है, भाई टर्की ने पूरे देश में इंस्टाग्राम बैन कर दिया। मतलब आप सोचकर देखिए कि संघर्ष कहीं और चल रहा है, टर्की अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और अपनी लड़ाई किस हद तक लड़ रहा है कि इंस्टाग्राम बैन कर दिया, कि इसने ऐसा क्यों किया। आप देखिए यहां पर लोग चर्चा करने लग गए कि टर्की अलग डिक्टेटरशिप में एंट्री कर रहा है। अच्छा, असल में टर्की जो है वो मुस्लिम राष्ट्र तो है, लेकिन यह बहुत ही प्रोग्रेसिव राष्ट्र माना जाता था। इतना प्रोग्रेसिव था, यहां पर एक मतलब प्रशासक हुआ करते थे अतातुर्क, जिनके नाम पर टर्की को माना जाता था ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही ओपन माइंडेड है। और यहां पर लोग जाकर ये फील करते थे कि टर्की अपने आप में एक यूरोपियन कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब से अर्दगन सत्ता में आए, शुरुआत में तो ये भी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन अपनी सत्ता को बरकरार लंबे समय तक रखने के लिए, यानी कि वापस पद से ना हटे, तो इन्होंने भी धर्म का सहारा ले लिया। और धर्म का सहारा लेकर के हागिया सफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया। और इस तरह के मसले जहां पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, वहां पर अपने आप को लीडर दिखाने का प्रयास किया कि मैं तो ग्लोबल लीडर हूं। इस बात की अब दुनिया भर में निंदा हो रही है कि टर्की ने रास्ता गलत पकड़ लिया है। कहां तो एक और नाटो का मेंबर बना हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ मतलब बोलने की हिम्मत कर रहा है। तो इस तरह से इनको लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, टर्की की मीडिया इनसे भी आगे निकल गई। यहां तक इंस्टाग्राम बैन हुआ, तब तक तो चलो समझ में आया इनकी किसी ने नहीं सुनी इसलिए हो गई होगी। टर्की की मीडिया एक कदम और आगे निकल गई। क्या हुआ साहब? टर्की की मीडिया में खबर छपी कि हानिया को मारने में जिस आदमी का हाथ है उसका नाम अमित नाकेश है। अमित नाकेश, अमित नाकेश, अमित नाकेश, ये टर्की की सारी मीडिया के अंदर न्यूज देख रहे हैं कि हानिया का जो कत्ल है वो अमित नाकेश के द्वारा किया गया। ये टर्किश लैंग्वेज है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ये अमित नाकेश कहां से घुस आया और कौन है ये अमित नाकेश? क्योंकि न्यूज छपने लगी इंडियन इजरायली मोसाद एजेंट। मोसाद इजरायली खुफिया एजेंसी, इंडिया ने साथ दिया, इसलिए इंडियन इजरायली मोसाद है अमित नाकेश जो इस असैसिनेशन के पीछे था। मतलब टर्की का गुस्सा जो इजराइल के प्रति था वो अचानक भारत के प्रति भी हो गया और भारत के प्रति टर्की में प्रदर्शन शुरू हो गए कि देखो इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है और खुलेआम वो इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहा है। चर्चाएं आने लगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेशन निकालने शुरू हुए कि साहब ये सारा काम इंडिया वालों ने कराया है, अमित नाकेश ने कराया है। हाथ तो ये हो गई कि भाई बहुत सारे लोग, इवन बांग्लादेश के भी कई लोग अपने ट्विटर हैंडल पर अपना गुस्सा इंडियंस के प्रति निकालने लगे कि जो गल्फ के अंदर बैठे हुए भारतीय हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। देखिए ये लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं। खैर चलने लगा साहब, इंडियंस का नाम होने लगा कि इंडिया का अमित नाकेश। ये खबर कहां से आई थी उस पर चलते हैं। असल में एक इजरायली आदमी है, एक रिसर्चर बताता है अपने आप को, जिसका नाम है डॉक्टर अली डेविड। उसने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या लिखा, 31 जुलाई को जिस दिन ये एलिमिनेशन हुआ, जिस दिन हानिए को मारा गया, उस दिन उसने क्या ट्वीट किया, इजरायली सोर्सेज रिवील्ड द नेम ऑफ मोसाद एजेंट हु असैसिनेटेड इस्माइल हानिए। बोले जानकारी पता चल रही है कि मोसाद ने उस आदमी का नाम डिक्लेयर कर दिया है जिसने हानिए को मारा है। अच्छा, क्या नाम है? हिज नेम इज अमित नाकेश। यहां से ये सारी न्यूज वायरल हुई थी। हु अकॉर्डिंग टू सोर्स हैज टेकन पार्ट इन सेवरल प्रीवियस असैसिनेशन एज वेल। देखो एक चीज तो हमेशा जान लो, जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं दुनिया भर की, जितनी भी,
वो कभी भी अपने एजेंट का नाम डिटेल में बताती ही नहीं है। कोड नेम जरूर आ जाएंगे, फलाने का नाम टाइगर है या किसी का नाम रैम्बो है, जंबो है, जो भी है, लेकिन रियल नाम तो कभी किसी के डिक्लेयर नहीं किए जाते। इन भाई साहब ने आनंद ले लिए कि ब्रेकिंग, जिस दिन दुनिया भर लगी हुई थी कि ये मारा गया, उस दिन ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे अपने लेवल पर, सब लोग अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। ये वायरल हो गई साहब, मिलियंस में ये खबर पहुंच गई। जब ये खबर वायरल हुई तो अखबारों ने इन्हीं की खबर को उठा लिया, और उठा करके आप देखिए यहां पर कोई ये बांग्लादेशी है, वो लिख रहा है कि एट 2 AM लास्ट नाइट इंडियन नेम्ड अमित नाकेश फायर्ड 2 MP ATGM ब्रॉट इन थ्रू इंडियन कॉन्सुलेट डिप्लोमेटिक लगेज एट द रूम ऑफ हमास लीडर शाहिद इस्माइल हानिये। तो भाई इसने क्या बताया, बकायदा इसने तो कहानी तक लिख दी कि अमित नाकेश ने कैसे मारा। तो बोले इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर बकायदा उसको 2 राइफल्स दी गई थी, वो वहां से लेकर के फिर उनको गया और वहां जाकर के उसने हानिये को मार दिया। कहानियां लिखना शुरू हो गई और अरेस्ट करिए सभी इंडियंस को जो अरब के अंदर हैं। तो बांग्लादेशियों का जो जहर है ना, वो भी बाहर निकल के आया। विशेष रूप से ये जहर उनको ज्यादा देखना चाहिए जो बांग्लादेशियों के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं इंडिया में, कि अगर उनको दुख हो रहा है तो हमारे यहां रहने आ जाओ। ममता दीदी, ये सब वो लोग हैं, आप देखें। अब ऐसी स्थिति में साहब खूब सारा भारतीयों के प्रति गुस्सा लोगों ने जाहिर किया कि देखो ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं साहब। अब मुद्दा क्या है कि ये अमित नाकेश असल में हिब्रू जो इजरायली भाषा है उसमें लिखा जाता है हमित नकेश। हमित नकेश जो है ये एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है हत्या। असल में ये अमित नाकेश जो शब्द है अलग अलग लिखा हुआ, इसको कंबाइंड लिख दिया जाए तो अमित नकेश कहा जाएगा, जिसको हत्या पढ़ा जाता है। हत्या शब्द को इसने बकायदा अलग अलग करके अमित नाकेश कर दिया। तुर्की की मीडिया ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और इसी पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। तुर्की मीडिया ने बकायदा अपने स्तर पर यह जानकारी देते हुए कि अमित नाकेश ने ही यह किया है, सब जगह सर्कुलेट कर दिया। लेकिन जैसे ही यह खबर वायरल हुई, यह आदमी फिर बाहर आ गया और बाहर आकर के इसने कहा कि कल मैंने एक जोक पोस्ट किया था मोसाद एजेंट के बारे में, कहा था कि उसका नाम अमित नाकेश है, जिसका हिंदी में अर्थ, हिब्रू में अर्थ होता है असैसिन। Today, the Turkish press run with it and some even referred to him as Colonel Amit Nakesh। बोले कुछ लोगों ने तो इतना तक खोज के निकाल दिया कि ये कर्नल है और कर्नल अमित नाकेश है। कोई बात नहीं साहब, ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने अमित नाकेश के नाम से ट्विटर हैंडल भी बना लिया और उस पर लिखना शुरू किया, पायलट हेलीकॉप्टर का दोस्त। अब ये कौन है पायलट हेली? जिसने रईसी का हेलीकॉप्टर गिराया था। बोले मैं उसका दोस्त हूं अमित नाकेश। लोग गजब तरीके से सोशल मीडिया पर टर्की को ट्रोल किए। ये लोग अपनी न्यूज बदलने निकल पड़े, इन्होंने एडिट करना शुरू कर दिया। अरे यार बेइज्जती हो गई। खैर, ये जो बनने मतलब चौबे जी बनने चले थे, दुबे जी बन के लौटे, इनके साथ में बुरा हुआ तुर्की के साथ। खैर कोई नहीं, तुर्की के साथ बुरा हुआ, ये अलग डाइवर्जन है इस पूरी कहानी का। अमित नाकेश कोई नाम था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने इंडिया से जोड़ करके इंडियन सेंटिमेंट्स में रंग दिया और इजराइल को इसका बड़ा सपोर्ट मिला कि इंडिया साथ में आ गया। एक तरीके से लोग इंडियंस को ट्रोल करने लगे और लोगों को यह समझ में आने लगा कि इंडिया की जनता इजराइल के साथ खड़ी हुई है। चलिए साहब, ये सब भी होने लगा। लोगों ने खैर इस बात पर टर्की के खूब आनंद ले लिए, यहां तक सब चलता रहा। लेकिन फिर सुर्खियां आने लगी कि साहब इनके मारने की तैयारी तो 2 महीने पहले ही हमास ने कर दी थी, वो सॉरी मोसाद ने कर दी थी। और करने का तरीका क्या अपनाया था? तरीका क्या था कि जो इजराइल की फोर्सेज है ना, इजरायली फोर्सेज के आदमियों को ही इन्होंने हायर किया था। किसने? मोसाद ने। और बोले बम धमाके से मारा गया था। बोले इसके लिए हुआ यह था कि 2 महीने पहले ही मोसाद ने ईरान की जो फोर्सेज हैं, IRGA जो फोर्सेज हैं, उनके एजेंट्स को पकड़ के उनसे इसके हर कमरे में बम लगवाया था। और बम लगाकर ताकि ऐसी स्थिति में जब भी हानिये यहां रुकने जाएगा उसको मार देंगे। बोले इसकी मारने की प्लानिंग तो उस समय भी चल रही थी जब रईसी मारा गया था। रईसी का मारा जाना और इसका मारा जाना लगभग एक ही टाइम पर होना था। भले वो उस समय ये बच लिया। ये वो घर है जिस पर इसको मारा गया। कुछ का कहना है कि पहाड़ से डेटा उसको ऑन किया गया, मतलब रिमोट को ऑन किया गया, तब इसको मारा गया। और कुछ का कहना है कि जब 19 मई 2024 को इब्राहिम राइसी मारा गया था, आज से 2 महीने पहले, बोले उसी समय तय हो गया था कि इसकी बैठने के लिए बैठक में जब हानिया आएगा इसको वहीं पर मतलब टारगेट करके मार देना है। खैर IRGC बिक गया, ऐसी क्लेम आने लगी कि मोसाद ने उन्हीं के लोगों से उसको मरवा दिया। खैर जो भी हो, इस बीच में हानिये की मौत पर जो खैमनेई हैं, ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खैमनेई,
उन्होंने साफ साफ अपने स्तर पर कह दिया है कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, और जब इजराइल जिम्मेदार है तो ऐसी स्थिति में उससे बदला लिया जाएगा। मतलब देखो, अभी तक इजराइल खुलकर यह नहीं कह रहा था कि हम जिम्मेदार हैं, इजराइल के लोग खुशी मना रहे थे और दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं चल रही थी। ईरान ने खुलेआम अपनी तरफ से कहा कि इस हत्या के पीछे इजराइल ही है, ऐसे में इजराइल पर हम अपना बदला लेंगे और ऐसी स्थिति में हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जब इनका यह बयान आया कि खैमनेई बोले हैं कि बदला लेंगे, तो लोगों ने इसे रिलेट किया 3 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल को जब सीरिया के अंदर ईरानी कॉन्सुलेट पर इजराइल का हमला हुआ था, तब भी 72 घंटे लगे थे। 72 घंटे लगे थे। ईरान ने रिटेलिएट किया था, और ईरान ने रिटेलिएट किया था इजराइल पर ड्रोन चला के। इजराइल पर ड्रोन चलाए थे ईरान ने, और ईरानियंस ने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि देखो ईरान में इतनी हिम्मत आ गई कि वो इजराइल पर जाकर हमला कर सकता है। उस समय इजराइल चुप रह गया था, क्योंकि उसका टारगेट बड़ा था, उसे आगे तक हानि को निपटाना था। अब लेकिन इजराइल चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय इजराइल का कॉन्फिडेंस हाई है। कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। ऐसे में अगर इजराइल पर अब ईरान ऐसी कोई गुस्ताखी करता है, तो कल नेतन्याहू मीडिया में लाइव आकर पूरे देश के अंदर देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम हमले के लिए तैयार हैं, और हम पर अगर कोई हमला होता है हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी युद्ध का कोई भी मोड अगर हम पर एक्टिवेट होता है, हम तैयार खड़े हैं। नेतन्याहू अपनी तरफ से साफ इरादे बता चुके हैं। यानी ईरान अगर अब वही गलती दोहराता है जो उसने 3 अप्रैल को दोहराई थी, इससे यह तय मानकर चलिएगा कि अब मिडिल ईस्ट जिस तरह से बवाल काटेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने लगी कि इजराइल के लोग निकल कर एयरपोर्ट्स पर जा रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं, क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, लेबनान की तस्वीरें खूब वायरल हैं, जो पड़ोसी मुल्क है जहां पर हिजबुल्लाह है, वहां से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें खूब निकल रही हैं। बाकायदा फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस तरह से तस्वीरें डाल रहे हैं कि तेल अवीव, जो कि राजधानी है इजराइल की, उस पर इस प्रकार से हमला किया जाएगा, इस प्रकार से टैंक जाएंगे जिसमें इजराइलियों को कफन में बांधकर ले जाया जाएगा, इस प्रकार से ईरान से ड्रोन चलकर आएंगे जो इजराइल को तबाह करेंगे। इस प्रकार की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं। इन तस्वीरों के चलते और ईरान की दी धमकी के चलते भारतीय दूतावास ने जो इजराइल के अंदर हैं उन लोगों को सतर्क कर दिया है कि भैया सब लोग अपने अपने घर पर रहें। ऐसे में अगर कोई हमला होता है तो स्थितियां कैसे सिमटी जाएंगी, इस बारे में चर्चा रहे। अमेरिका लेकिन अपनी तरफ से अपने सिटीजन्स जो लेबनान में हैं उन्हें कह रहा है कि कोई भी अवेलेबल टिकट हो तो उसे लेकर निकल लो। अब इस पर मुझे क्या लगता है, क्योंकि अमेरिका की यह न्यूज़ कुछ ही घंटे पहले की है, 6 घंटे पहले की है, जिसमें अमेरिका लेबनान में कह रहा है कि जिसके पास जो भी टिकट हो वो लेकर निकल लो। मुझे क्या लगता है पर्सनली, मैं वो बताता हूं। हो सकता है ईरान इस बार डायरेक्ट हमला ना करे, मतलब यहां से उड़ाकर विमानों को उड़ाए, ड्रोन को उड़ाए, वो इराक को क्रॉस करे, सीरिया को क्रॉस करे और फिर जाकर हमला करे, ऐसा तो नहीं होगा। हो क्या सकता है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह के पास अपना सारा जखीरा पहुंचाए, जखीरे में उसके ड्रोन्स, उसके मिसाइल्स, क्योंकि हिजबुल्लाह पैसे वाला आतंकी संगठन है। लेबनान में 1/3 लेबनान उसके कब्जे में है। ऐसे में अगर ईरान ने लेबनान को सारा मसला असला पकड़ा करके और उधर से हमला करवाया इजराइल पर, तो इजराइल ईरान पर गोले नहीं दागेगा, वो लेबनान पर दागेगा, और लेबनान पर दागेगा तो फुल एंड फाइनल करके जैसे इधर की तरफ हमास को खत्म किया, उधर की तरफ से वो हिजबुल्लाह को भी खत्म ही करेगा। और हिजबुल्लाह को खत्म करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान पर आने वाले समय में बड़े हमले होने वाले हैं। मतलब लड़ाई रहेगी इजराइल वर्सेस ईरान की, मारा जाएगा लेबनान। लेबनान बुरी तरह से इस समय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, यह मुझे लगता है, क्योंकि अमेरिका जब जब इस तरह के मैसेज दे, समझ जाओ उसके 2 दिन बाद कुछ होने वाला है। तो अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को तुरंत कहा है कि देश छोड़ के भाग लो। आप ऐसे समझिए, 2 दिन पहले जब हमास हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमला किया था, तब अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि सब लोग घर में रहो। लेकिन जब अमेरिका यह कह दे कि देश छोड़ दो, जैसे यूक्रेन छोड़ दो कहा, अफगानिस्तान छोड़ दो कहा,
जब जब अमेरिका ये कहे ना छोड़ दो, इसका मतलब कुछ हो रहा है। ऐसे में ये खबर बनती है यूएस एम्बेसी बैरूत, जो कि कह रही है जो भी फ्लाइट मिले, लीव लेबनान रिमेन अवेलेबल, जो मिल रहा है उससे निकलो। वी एनकरेज दो हु विश टू डिपार्ट लेबनान टू बुक एनी टिकट अवेलेबल टू देम इवन इफ दैट फ्लाइट डज नॉट डिपार्ट इमीडिएटली और डज नॉट फॉलो देयर फर्स्ट चॉइस रूट। मतलब यह है कि अगर आप चाह रहे हो उस रास्ते से फ्लाइट नहीं भी जा रही, आप लेबनान छोड़ दो, कहीं दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाओ, वो छोड़ दो। यानी कि हमला लेबनान से होगा और हमले में लेबनान बर्बाद होगा, यह अमेरिका को पता है। लगता है हम पर भी साइबर अटैक हो गया है। अचानक चलते चलते वीडियो बफर कर गया है। कोई नहीं, सुन लीजिए, हम पर अटैक से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, खबर आज नहीं तो थोड़ा देर बाद निकाल देंगे। एनीवे, फिलहाल के लिए हमारा वीडियो बफर कर गया था। एनीवे, फिलहाल के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं और सारी तैयारियां करके अपनी तरफ से मिलिट्री एसेट्स को भेज दिया गया है। तैयारियों में अमेरिका के द्वारा जेट और वॉरशिप भेज दिए गए हैं, 17 घंटे पहले की खबर है। इसमें बकायदा अमेरिका के द्वारा फाइटर जेट का प्रॉपर एक स्क्वाड्रन, एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने का लक्ष्य ले लिया गया है। अगर ईरान से कोई भी हमले की स्थिति होती है तो अमेरिका अपनी तरफ से यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने का आदेश दे चुका है। थियोडोर रूजवेल्ट पहले से ही खड़ा है, अब्राहम लिंकन इनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो यहां पर पहुंच करके इस हमले को अंजाम देगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। F-22 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत से देश जैसे यूएई है, कतर है, इन सभी देशों में अमेरिका की सेना बेस बनाकर रहती है। लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका की सेना वहीं खड़े होकर के ईरान को टारगेट कर देगी। यह था अभी तक का अपडेट। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह अपडेट अच्छे से प्राप्त हुआ होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और हम आपके साथ कुछ इस संडे पर अच्छा शेयर कर रहे हैं। कृपया करके समय निकालें और अपने जीवन में एक छोटा सा नया अपडेट लें। मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा हूं, लिंक जिसका कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एक पॉडकास्ट हमने शेयर किया है साथियों, और उस पॉडकास्ट में उद्देश्य आपके सामने एक ऐसी दंपत्ति को लाने का है जिसके द्वारा निस्वार्थ भाव से 35,000 से अधिक असहाय लोगों की सेवा की गई, और वो सेवा का जो तरीका है वो आपको पसंद आएगा, यकीन मानिए। इस वीडियो को देखिए जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को जानकारी दे दूं कि एनसीईआरटी में मैपिंग की क्लासेस शुरू हो गई हैं। जिन्हें एडमिशन लेना है, इस हफ्ते एडमिशंस ओपन है। मैपिंग की क्लासेस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, जिसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में ही दिया हुआ है। यहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे द्वारा कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ने और पढ़ाने के लिए उपलब्ध है। और साथ ही साथ आप अगर रिकॉर्डेड बैचेस भी चाहते हैं तो वो भी हमारे द्वारा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। बाकी टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर उपलब्ध करा दी गई है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।